नमस्कार। कैसे हैं आप मेरे भाइयों बहनों। आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था और एक बड़ी पुरानी गुलामी से हम लोगों को आज़ादी मिली थी। चलिए खैर, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं जो मेरा मेन काम है, जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सिनेमा। देखिए साहब, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को बैक अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे सिनेमा, भारतीय सिनेमा की, तो एक से एक फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिनमें सबसे जो टॉप है वो है शोले। आज 50 साल हो गए शोले को साहब, और शोले को 50 साल हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे शोले एक प्योर मसाला फिल्म है, लेकिन वो मसाला फिल्म को रमेश सिप्पी साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, इतनी बेहतरीन तरीके से पेश किया, प्रेजेंट किया स्क्रीन पर, कि वो मसाला कल्ट फिल्म बन गई। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी और इस दुनिया में भारत का सिनेमा रहेगा, भारत के सिनेमा की बात होती रहेगी, तब तक शोले की बात हमेशा होगी। आज 50 साल पूरे हो गए हैं, तो शोले के बारे में कुछ बात करते हैं। शोले आप सभी ने देखी होगी, हमने भी खूब देखी है। लोगों का रिकॉर्ड है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने भाई साहब 100 दफ़ा शोले देखी है। अब शोले की कुछ कहानी जानते हैं, कुछ रोचक कहानी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, शोले जब आई थी जिस ज़माने में, उस ज़माने में बालकनी के टिकट्स 3 रुपये, 3.5, 4, मैक्सिमम 5, जो बहुत बेहतरीन वाले जो सिनेमा हॉल्स होते थे, उनका मैक्सिमम 5 रुपये में टिकट मिल जाता था बालकनी का। और बालकनी में फिल्म बैठकर देखने का क्रेज़ लोगों को हमेशा से रहा है, क्योंकि बड़ी किंग टाइप की फीलिंग आती है, अच्छी वाली, और वहाँ से एक एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है। तो जब शोले रिलीज़ हुई थी, तो चूँकि आपको पता ही होगा कि कितना क्रेज़ था। ब्लैक करने वालों की, टिकट ब्लैक जो करते थे, उनकी मौज आ गई थी। एक शोले का बालकनी का टिकट एक जो 3, 4, 5 रुपये में मिल जाता था, अंदाज़ा लगाइए कितने का होता होगा वो। 100 रुपये, 150 रुपये, 5 रुपये से बता रहा हूँ मैं। नहीं साहब, शोले का कई हमारे देश में, ख़ासतौर से जो मेट्रो शहर थे बड़े बड़े उस टाइम पे, तब तो कम ही थे, दिल्ली, मुंबई, इनमें शोले का एक टिकट 200 रुपये का मिल रहा था उस टाइम पे। और एक साहब दिल्ली में ऐसे थे, ब्लैक मार्केटर जो थे, जिनका काम ही था टिकट ब्लैक करना। इलीगल काम है, गलत काम है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। और अब तो पॉसिबल ही नहीं आज के ज़माने में, क्योंकि अब तो सब डिजिटल हो गया है। आप टिकट भी ऑनलाइन ख़रीद लेंगे जाके, या किसी ऐप के थ्रू। जैसे मुझे कभी कभी सिनेमा जाना होता है तो मैं एक ऐप है ना, बुक माई शो, उसके थ्रू बुक कर लेता हूँ। वैसे मैं कम ही जाता हूँ। तो उस ज़माने में पॉसिबल था। तो एक दिल्ली में बंदा था, उसका नाम वाम तो खैर पता नहीं, पर उसका जिक्र अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब में किया है। उस किताब का नाम है शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक। मेरे पास ये किताब रखी है, आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास। एक से एक किताब है, उनमें से एक ये है, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक। तो ये किताब में अनुपमा चोपड़ा जी ने बताया है। अनुपमा चोपड़ा एक फिल्म क्रिटिक हैं और फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा चोपड़ा वाइफ हैं विधु विनोद चोपड़ा की। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर है नामी, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS प्रोड्यूस की थी। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी ना साहब, 12वीं फेल, बड़ी शानदार फिल्म है। उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस भी विधु विनोद चोपड़ा साहब ने किया। ये उनकी पत्नी है अनुपमा चोपड़ा। तो इस किताब में अनुपमा चोपड़ा जी ने बताया है कि दिल्ली में एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने टिकट ब्लैक कर करके सीलमपुर इलाके में अपने लिए घर खरीद लिया था। इतना क्रेज था साहब शोले को लेकर। जबकि जब शोले रिलीज़ हुई थी तो पहले कुछ सप्ताह तो शोले को लेकर मतलब लोगों में वो था ही नहीं, उत्साह किसी को पसंद नहीं आई थी उस टाइम पे। क्योंकि उस ज़माने में फिल्म क्रिटिक्स अखबारों में लिखा करते थे, आज की तरह डिजिटल मीडिया तो था नहीं। इवन टीवी भी बहुत लिमिटेड था। नहीं, टीवी तो था भी नहीं तब, था मतलब, लेकिन उतना दायरा नहीं था टीवी का, बहुत कम था। और तो अखबार ही थे सब कुछ, अखबारों पर ही चला करते थे ये फिल्म क्रिटिक्स वगैरह, अखबारों में लिखते थे और यही तय करते थे कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कितनी चलेगी। शोले एक ऐसी फिल्म है जिसको फिल्म क्रिटिक्स ने तमाम फ्लॉप घोषित कर दिया था।
एक फिल्म मैगजीन है, शायद फिल्म फेयर अगर मैं गलत नहीं हूं तो, फिल्म फेयर वालों ने शोले को बुझे हुए अंगारे कह दिया था। ये हाल था शोले का शुरुआत में। बहुत फिर इसकी मेकिंग के दौरान भी बड़े पंगे हुए थे, वो तो खैर एक अलग कहानी है, इसी किताब में जिक्र है उसका भी। ये पूरी शोले की, जैसा कि इसका नाम है किताब का, कि शोले की मेकिंग इसमें बताई गई है। अब मेरे जैसों के लिए तो ये किताब गोल्ड है। तो शोले को घोषित कर दिया था फ्लॉप एकदम। फिर धीरे 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 शोले ने वो रफ्तार पकड़ी कि भाई साहब शोले ऐतिहासिक फिल्म बन गई। जैसे एक फिल्म है मुगल आज़म, वो ऐतिहासिक फिल्म है। मुगल आज़म की भी एक बड़ी शानदार कहानी है। किसी रोज़ एक वीडियो बनाएंगे मुगल आज़म के लिए भी, मेरे पास है। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो किताबें आज तक खरीदी हैं, मुगल आज़म उनमें सबसे महंगी है। 1000 रुपये मुझे खर्च करने पड़े थे। मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत बड़ी बात है 1000 रुपये की किताब खरीदना। नॉर्मली मैं 250, 300, 400, 500 तक की रेंज की किताबें खरीदना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बजट में आ जाती हैं ईजिली। पर 1000 रुपये की थोड़ा सा बजट के ऊपर चली जाती हैं। तो मुगल आज़म की कहानी भी उसमें बताई गई है बड़ी अच्छी अच्छी। राम केशवानी साहब हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने ये किताब लिखी थी और मुगल आज़म की। और देखिए उसमें एक से एक शानदार कहानियाँ हैं। पर खैर मैं शोले की ही बात करता हूँ। शोले को जो फ्लॉप घोषित कर दिया था, उसका एक किस्सा कुछ ऐसा सुनिए कि जब शोले रिलीज हुई थी, और ये किस्सा टॉम वॉल्टर साहब ने बताया था एक दफ़ा। किसको बताया था? जो शोले में अमजद खान साहब हैं, गब्बर सिंह, लेजेंडरी कैरेक्टर गब्बर सिंह। अमजद खान साहब के बेटे हैं शादाब खान, और शादाब खान खुद भी एक एक्टर हैं। चंद फिल्मों में शादाब खान ने एक्टिंग की है, आपने उन्हें देखा होगा। एक बड़ी बोरिंग सी फिल्म है, मुझे कभी पसंद नहीं आई वो फिल्म, बट हम जब छोटे थे तो टीवी पर आती थी और घर में जो महिलाएं थी बड़ी, वो देखा करती थी। और उस ज़माने में टीवी एक ही होता था, तो मजबूरी में देखनी पड़ती थी। शादाब खान रानी मुखर्जी की पहली हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात, उसके हीरो थे, रानी मुखर्जी के पति। और शुरुआत में बड़े बदमाश किस्म के, लालची और एकदम दहेज लोभी किस्म के पति थे। बाद में फिर वो सुधर जाते हैं। शादाब खान को टॉम वॉल्टर जी ने बताया था एक बार ये किस्सा कि जब शोले रिलीज़ हुई थी तो उस दौरान टॉम वॉल्टर साहब मुंबई में ही थे। FTIA से वो पास आउट हो चुके थे और स्ट्रगल कर रहे थे वो भी एक्टर बनने का। तो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पर अक्सर टॉम साहब जाया करते थे। और तो वहाँ पर वेटर ने टॉम साहब से कहा कि सर आपने शोले देखी है? ये तब की बात है जब शोले रिलीज़ हुई थी। नहीं, कि आपने शोले देखी है? टॉम वॉल्टर साहब ने कहा नहीं देखी। बिल्कुल मत देखिएगा, एकदम डब्बा फिल्म है, पता नहीं किस तरह की फिल्म बनाई है। धर्मेंद्र है, वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। हेमा मालिनी भी पता नहीं घोड़ा तांगा चला रही है। मतलब उसका बड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स था बंदे का, वेटर था वो। अब 4 महीने बीत गए, शोले अपना जो ब्लास्ट शोले को करना था वो कर चुकी थी, और शोले ही शोले हो रही थी। हर तरफ भारत में शोले ही शोले शोले, जहाँ भी देखो फिल्म की अगर बात हो रही है तो शोले की बात हो रही है। अब 4 महीने बाद टॉम वॉल्टर साहब उसी रेस्टोरेंट में फिर से गए और उन्हें वही वेटर मिला। मसला क्या हुआ, वो वेटर भूल गया कि भाई ये बंदे से, टॉम वॉल्टर जी से, मैं शोले की बुराई कर चुका हूँ। अब चूँकि सीन बदल गया था तो उस वेटर के सुर भी बदल गए। वेटर ने कहा कि सर आपने शोले फिल्म देखी है? क्या शानदार फिल्म है, इतनी शानदार फिल्म है, अमिताभ कितने शानदार लगे हैं। जया बच्चन ने, जया भादुड़ी हुआ करती थी उस टाइम, मशहूर थी वो। बच्चन शादी हो चुकी थी हालांकि तब तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की, मगर वो जया भादुड़ी के तौर पर ज़्यादा लोग जानते थे। आज तो खैर हम लोग जया बच्चन के तौर पर उन्हें जानते हैं, क्योंकि हमने तो इसी रूप में देखा भी है उन्हें। तो खैर कि जया भादुड़ी ने क्या शानदार अभिनय किया है, एक्टिंग की है। अमिताभ बच्चन ने क्या ज़बरदस्त, और अमजद खान शोले, जबकि पहले टाइम में जब वो मिला था बंदा इनसे, टॉम वॉल्टर साहब से, तो बुराई कर रहा था अमजद खान की कि क्या बोल रहा है, एक आवाज़ भी नहीं इसकी अच्छी है, कैसे बोल रहा है। और फिर वो बंदा दूसरी बार जब मिला 4 महीने बाद, तो शोले वो कमाल कर चुकी थी बॉक्स ऑफिस पर कि बंदा अमजद खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहा था। ये हाल था साहब शोले का।
ऐसी थी शोले, ये था शोले का जलवा। आज 50 साल हो गए उस बात को। अमजद खान साहब तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तमाम लोग हैं अभी भी। रमेश सिप्पी साहब हैं डायरेक्टर, जीपी सिप्पी साहब जा चुके हैं, रमेश सिप्पी के फादर, और वो प्रोड्यूसर भी थे शोले के। सलीम जावेद हैं एक जोड़ी, जिन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने तमाम जगहों से चुराई है वगैरह वगैरह। तो देखिए साहब, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि जब आप नकल करते हैं तो अगर आपने अकल के साथ नकल की है तो फिर वो स्वीकार्य है, ठीक है। और ख़ासतौर से सिनेमा जैसी चीज़ों में, मसलन मैं हूँ, कल को मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ किसी सिनेमा के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में, या किसी फिल्म के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं तमाम जगहों से, तमाम सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लूँगा, उन्हें अपने शब्दों में प्रस्तुत करूँगा। ऐसे ही सलीम जावेद हैं, उन्होंने भाई तमाम फिल्में देखी और उन फिल्म को लेकर, मसाला लेकर वहाँ से और शोले तैयार की। कोई और कर ले, बस किया तो करने की कोशिश की भी है लोगों ने, कामयाबी हमेशा तो मिली नहीं। तो सलीम जावेद का ये उनकी खूबी थी कि वो इतनी शानदार फिल्म तैयार कर दी उन्होंने, और वो ऐतिहासिक फिल्म बन गई, मनोरंजक फिल्म है भाई, बोर नहीं हो सकते आप। हाँ, अब रोज़ रोज़ तो खैर कोई चीज़ नहीं देखी जाती, अगर आप महीने 4 महीने में एक बार देखेंगे शोले तो आपको मज़ा आएगा, पूरा एंटरटेनमेंट देती है शोले। तो ये है शोले। आज 50 साल पूरे हो गए। 15 अगस्त 2025 मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शोले रिलीज़ हुई थी 15 अगस्त 1975। तमाम कहानी है इस फिल्म की। अब वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, करीब अभी मैं देखूँ तो करीब 12 मिनट का वीडियो हो रहा है, तो ये कि मसला हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, करते हैं, आज रिकॉर्ड करते हैं। बात करते हैं गब्बर सिंह के कैरेक्टर की। चलिए एक लास्ट कैरेक्टर मैं बताता हूँ आपको, बस ये लास्ट कहानी। गब्बर सिंह के कैरेक्टर की बात करते हैं। ये बात शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि गब्बर सिंह का कैरेक्टर डैनी साहब निभाने जा रहे थे, डैनी। और डैनी बड़े खुश थे, क्योंकि डैनी जब फिल्मों में आए थे नए नए तो उन्हें बड़े रिजेक्शन झेलने पड़े थे उनके लुक्स की वजह से। इवन कुछ लोगों ने तो डैनी का मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि डैनी नॉर्थ ईस्ट के हैं और वो सिक्किम के थे, और हमारे जो सिक्किम के पार्ट के लोग हैं उनका जो अपीयरेंस है वो आपको पता ही है कि हम जो मेनलैंड इंडिया वाले हैं उनसे बहुत डिफरेंट है हम लोगों से, लेकिन है तो वो भारतीय ही भाई, हमारे लोग हैं। तो उनको किसी ने नेपाली कहा, किसी ने चाइनीज़ कहा। शुरुआत में जब डैनी साहब FTII के प्रोडक्ट हैं ये भी, डैनी साहब जब FTII से पास आउट होकर स्ट्रगल करने मुंबई में आए थे तब बहुत मजाक बना उन्हें। किसी ने कहा कि भाई नेपाली है, चौकीदारी कर, तू कहाँ एक्टर वगैरह बनेगा। खैर फिर एक फिल्म आई धुंध, शायद 1973 में आई थी वो फिल्म, एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं आ रही है। धुंध फिल्म कामयाब हो गई और डैनी साहब ने धुंध में अच्छी एक्टिंग की बहुत। डैनी साहब का नाम हो गया। नाम हुआ तो भाई जब नाम होता है तो काम तो अपने आप आता है इस इंडस्ट्री में। डैनी साहब के पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई और डैनी साहब ने उसी दौरान धर्मात्मा भी साइन की, डैनी साहब ने शोले भी साइन की। लेकिन एक पंगा हो गया। धर्मात्मा को प्रोड्यूस डायरेक्ट कर रहे थे फिरोज़ खान साहब, वो इसके हीरो भी थे, और फिरोज़ खान साहब को धर्मात्मा की शूटिंग करनी थी अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में शूटिंग करने के लिए फ़िरोज़ खान साहब ने तमाम जो है परमिशंस ली थी सरकारी विभागों से, गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेट से, और बहुत चक्कर लगाने के बाद अफ़गानिस्तान में उन्हें शूटिंग करने की क्लियरेंस मिले थे। अब इधर शोले की शूटिंग शुरू करनी थी रमेश सिप्पी जी को। तो 1973 का अक्टूबर वो टाइम आया जब रमेश सिप्पी ने भी शोले की शूटिंग रखी और धर्मात्मा की शूटिंग फिरोज़ खान साहब की तय हुई। तो ये तो पंगा हो गया डैनी के लिए। डैनी धर्मात्मा में भी अहम रोल में थे और आप शोले में तो थे ही गब्बर सिंह के रोल में, तो ये पंगा हुआ। अब डैनी ने बड़ी रिक्वेस्ट की, पहले तो फिरोज़ खान से कहा कि आप जो है डेट आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन फिरोज़ खान ने मना कर दिया। और उनका मना करना जायज़ था भाई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक तो उन्हें परमिशन मिली थी तमाम ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर लगाने के बाद। अब वो फिर से उस पचड़े में पड़ते अगर उनको, प्लस अफ़गानिस्तान का भी सीन, पॉलिटिकल सीन वहाँ बिगड़ रहा था। ये तालिबान वगैरह के बहुत पहले की बात है, उस टाइम तो क्या तालिबान वगैरह कोई जानता भी नहीं था।
तो अफ़गानिस्तान में उन्हें फिर से शूटिंग के लिए परमिशंस इकट्ठी करनी पड़ी थी। फिरोज़ खान ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रमेश सिप्पी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा डैनी को कि भाई अगर मैं अपनी शूटिंग की डेट्स आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी फिल्म में जो तमाम दूसरे कलाकार हैं इनकी डेट्स मुझे नहीं मिल पाएगी, कॉम्बिनेशन डेट्स। ऐसा होता ना कि भाई एक कलाकार मान लीजिए धर्मेंद्र हैं, वो अक्टूबर में फ्री हैं, किसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी अपने आप को अमिताभ तो खैर उस ज़माने में स्ट्रगलर थे, या संजीव कुमार साहब ठाकुर का किरदार निभाने वाले, वो तो बड़े एक्टर थे, उन्होंने अपने आप को फ्री किया अक्टूबर में। उन्होंने अक्टूबर के बाद नवंबर में उन्होंने दूसरी फिल्म प्लानिंग की हुई है। अब अगर रमेश सिप्पी अपनी फिल्म की कहाँ शूटिंग शेड्यूल आगे बढ़ाएंगे तो उनके वहाँ धर्मेंद्र और संजीव कुमार या तमाम जो दूसरे बड़े कलाकार थे उन्हें दिक्कत आएगी वहाँ। तो रमेश सिप्पी ने भी मना कर दिया। डैनी साहब ने चूँकि धर्मात्मा पहले साइन की थी तो आखिरकार उन्होंने शोले छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि वो बहुत दुखी थे क्योंकि वो जानते थे कि शोले धर्मात्मा से ज़्यादा बड़ी फिल्म है और शोले अगर कामयाब हुई तो ज़्यादा नाम होगा। पर चूंकि फिरोज़ खान साहब से उनकी हल्की सी यारी भी हो गई थी और धर्मात्मा उन्होंने पहले साइन की ही थी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो उन्होंने फैसला किया कि भाई मैं फिरोज़ खान को निराश नहीं करूँगा और मैं शोले छोड़ दूँगा, धर्मात्मा ही मैं काम करूँगा। एक दिन फिर डैनी साहब ने बताया इनको, सिप्पी साहब को फ़ोन करके कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ शोले। सिप्पी साहब ने मान तो लिया पर उन्हें गुस्सा आया डैनी साहब पर कि भैया देखिए एन वक्त पर बंदा एक्टर जो है हमारा फिल्म छोड़ रहा है, अब हम कहाँ से नया एक्टर ढूंढें। लेकिन सिप्पी साहब समझते थे कि डैनी की क्या मजबूरी है, वो भी दो नावों में सवार हैं इस टाइम और इंसान एक साथ दो नावों की सवारी कर नहीं सकता है, तो उन्हें सिप्पी साहब ने जाने दिया। लेकिन अब चैलेंज था कि अक्टूबर में शूटिंग शुरू होनी है। भाई गब्बर जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है, अहम, बहुत अहम, उसके लिए कोई एक्टर ढूंढना है और एक्टर ऐसा ढूंढना है जो गब्बर के रोल में एकदम फिट लगे। उस वक्त माफ़ कीजिएगा, रमेश सिप्पी जी ने इनको रंजीत जी को और प्रेम चोपड़ा जी के बारे में सोचा था। बल्कि रंजीत जी को तो वो फाइनल ही करने वाले थे। लास्ट मोमेंट पर रमेश सिप्पी ने इरादा बदल लिया कि नहीं भाई मैं रंजीत को नहीं लूँगा। एक वक्त ऐसा आया जब प्रेमनाथ को गब्बर सिंह के रोल में वो लेना चाहते थे, मगर प्रेमनाथ जो है वो थोड़ा थे खड़ूस टाइप के उस टाइम पे, माफ़ करना, वो बहुत शानदार एक्टर थे, पर ऐसा उस टाइम उनकी छवि बनी हुई थी कि उनके साथ डायरेक्टर्स को काम करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो प्रेमनाथ जी ने भी मना कर, मतलब प्रेमनाथ जी को उन्होंने लेने का इरादा छोड़ दिया कि भाई इनके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर प्रेमनाथ जी को लेंगे तो, क्योंकि तमाम दूसरे एक्टर्स भी हैं और स्टार्स हैं। धर्मेंद्र बड़े स्टार थे, हेमा मालिनी बड़ी स्टार थी, संजीव कुमार स्टार थे, तो ये प्रेमनाथ जो है वो खुद भी स्टार थे। तो एक साथ जब एक फिल्म में इतने सारे स्टार्स हो जाते हैं तो ईगो क्लैश भी होने लगता है और डायरेक्टर को बहुत परेशानी होती है। अब इसी दौरान एक दिन सलीम खान से अमजद खान मिले। अमजद खान एक जगह टकराए मुंबई में, एक जगह बैंड स्टैंड बांद्रा में, तो वहाँ पर अमजद खान की मुलाकात हुई। अमजद खान के पिता जयंत खान वो एक एक्टर थे जिनका रियल नेम था ज़कारिया खान। उनसे सलीम खान की दोस्ती थी तो वो अमजद खान को पहचानते थे। अमजद खान से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो सलीम खान ने उन्हें बताया कि भाई एक फ़िल्म बन रही है, रमेश सिप्पी बना रहे हैं और मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, तुम कोशिश करो इस रोल के लिए, गब्बर सिंह के रोल के लिए, अगर ये तो रोल तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना शानदार रोल है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें खुद टेस्ट देना होगा और टेस्ट को क्लियर करना होगा। रमेश सिप्पी आपका अमजद खान ने कहा ठीक है भाई मैं करूँगा ऐसा। अब रमेश सिप्पी के पास पहुँचे सलीम खान। अच्छा, अमजद खान फिल्मों में उस वक्त भले ही ना आए हों, स्ट्रगलर हों, एक दो फिल्मों में वैसे छोटे छोटे रोल कर चुके थे, तब तक वो पर स्ट्रगलर ही थे, लेकिन थिएटर जगत में अमजद खान का बड़ा नाम था। मुंबई में जो थिएटर के लोग थे वो अमजद खान को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि नामी थिएटर आर्टिस्ट थे। और किसी ज़माने में समथिंग इन बैक इन 1963 अमजद खान को जावेद अख्तर ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक नाटक करते हुए देखा था और वो कोई देशभक्ति का नाटक था। अमजद खान उसमें कोई फौजी वगैरह बने थे और फिर
एक बार रमेश सिप्पी ने भी देखा था मुंबई में अमजद खान को नाटक करते हुए, और रमेश सिप्पी ने ऐसे देखा था कि उस नाटक में रमेश सिप्पी की बहन सुनीता सिप्पी वो भी एक्टिंग कर रही थी और वो अमजद खान की माँ के रोल में थी। तो देखा तो रमेश सिप्पी ने भी था और जावेद अख्तर ने भी था, मगर ये लोगों को ध्यान नहीं आया जब ये गब्बर का रोल कर रहे थे। अमजद का मतलब दूर दूर तक भी इनके मन में ख्याल नहीं था कि अमजद खान से बात की जाए। इवन ये भूल ही गए थे कि अमजद खान नाम का कोई एक्टर भी है। पर जब सलीम खान अमजद खान से मिले उस दिन बैंड स्टैंड पर, उन्होंने अमजद खान को बताया, तो वापस लौटकर सलीम खान ने अमजद खान के बारे में रमेश सिप्पी से बात की। रमेश सिप्पी ने कहा कि चलिए इनको बुला लीजिए आप। अमजद खान आए, उनका टेस्ट वगैरह लिया गया और फोटोग्राफ वगैरह लिए गए। फिर एक बार उनको कहा कि आप अगली बार जब आएंगे तो दाढ़ी बढ़ा कर आइएगा ताकि आपका ऑडिशन लिया जा सके और लुक टेस्ट वगैरह लिया जा सके। इवन अमजद खान का वॉइस टेस्ट भी उन्होंने लिया था। अमजद खान को लगभग फाइनल कर लिया, लेकिन कन्फ्यूज़न थी एक आखिरी में बची हुई थी। अमजद खान के साथ मसला ये था कि जो गब्बर सिंह का रोल था वो बहुत पोटेंशियल वाला एक्टर चाहिए था उसके लिए, और अमजद खान थे नए, उनकी पहचान कोई थी नहीं उस वक्त। तो सलीम खान ने इत्तेफाक से तभी, चूँकि वो जो शोले में आपने देखी होगी तो रामलाल है ना, वो ठाकुर साहब का असिस्टेंट रामलाल, वो निभाया था कैरेक्टर। एक्टर हैं सत्येन कप्पू साहब, थे अब नहीं, वो तो जा चुके हैं दुनिया से, काफ़ी साल हो गए। सत्येन कप्पू साहब तभी आए रमेश सिप्पी के ऑफिस में, और वो उस वक्त तक चुन ले गए थे रामलाल का कैरेक्टर निभाने के लिए। सलीम खान ने सत्येन कप्पू जी से पूछा, क्योंकि जानते थे सलीम खान कि सत्येन कप्पू अमजद खान को अच्छे से जानते हैं। सलीम खान ने सत्येन कप्पू से पूछा कि कप्पू साहब ये बताइए, ये अमजद खान किस तरह का एक्टर है। कप्पू साहब ने कहा कि वो बढ़िया एक्टर है। सलीम खान ने पूछा कि क्या आपसे ज़्यादा बढ़िया एक्टर है। तो कप्पू साहब ने कहा, देखिए जो महान आर्टिस्ट होता है, जो बड़ा कलाकार होता है, दिल से भी बड़ा होता है, वो कभी किसी को अपने से कम नहीं बताता। कप्पू साहब ने क्या कहा कि हाँ भाई, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है और नौजवान है, उसकी थिंकिंग फ्रेश है, तो अच्छा एक्टर है। तो ये रमेश सिप्पी साहब ने भी सुना, और फिर आखिरकार रमेश सिप्पी ने तय किया कि चलिए ठीक है, अमजद खान को सेलेक्ट कर लेते हैं गब्बर सिंह के रोल के लिए। और यूँ अमजद खान गब्बर सिंह के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। मुझे तारीख अभी याद नहीं आ रही है, तारीखें मुझे याद नहीं रहती हैं, माफ़ कीजिएगा, इस तरह से याद नहीं रहती हैं। पर जिस दिन अमजद खान को सिलेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने शोले के लिए, ठीक उसी दिन अमजद खान की वाइफ शैला खान ने उनके पहले बेटे को जन्म दिया था, और वो थे शादाब खान, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि वो रानी मुखर्जी की पहली हिंदी फिल्म राजा की आएगी बारात में उनके पति बने थे। शादाब खान को उस दिन जन्म दिया था, उस दिन शादाब खान पैदा हुए थे जिस दिन अमजद खान ने शोले साइन की थी। और शोले साइन करते ही अमजद खान दौड़े दौड़े गए वापस हॉस्पिटल में गए जहाँ उनकी वाइफ एडमिट थी, शैला खान। उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया, वाइफ का माथा चूमा और फिर बेटे का नाम रखा शादाब खान। ये थे जी कहानी, किस तरह से अमजद खान सेलेक्ट हुए थे शोले में। अब ये कहानी और ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया भाई। मुझे पता है कि यहाँ तक तो लोग देखने वाले हैं नहीं। अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कसम है आपको, आपकी मम्मी की, आपके पापा की। बाकी वैसे 15 अगस्त के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जैसे कि जल्दी से मैं आपको बता दूं, मैं एक अपने डेस्कटॉप पर लिस्ट खोल लेता हूं, ऐसा तो मुझे याद नहीं आएगी। हाँ, मुझे जो याद है वो ये कि तेरे नाम आज के दिन रिलीज़ हुई थी 2003 में। तेरे नाम मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी दिल्ली में। और उसके बाद आज ही के दिन नया दौर, बताते हैं सर नया दौर आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, तो नया दौर को भी इग्नोर मारते हैं। और जैसे कि एक था टाइगर, हाँ ये 2012 में आज ही के दिन रिलीज हुई थी, 15 अगस्त के दिन। सिंघम रिटर्न्स 2014 में 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई। अक्षय कुमार की गोल्ड एक फिल्म आई थी, फ्लॉप हो गई थी, वो रिलीज़ हुई थी 2018 में। 2018 में ही एक सत्यमेव जयते फिल्म आई थी, वो भी रिलीज़ हुई थी आज ही के दिन 15 अगस्त को। 2019 में बटला हाउस 15 अगस्त को रिलीज़ हुई। मिशन मंगल 2019 में ही रिलीज़ हुई। गद्दार नाम की एक फिल्म थी, 1973 में आई थी 15 अगस्त के दिन। गॉड टू सी ग्रेट हो सलमान खान की फिल्म, बकवास से फिल्म है, 2008 में आई थी, वो रिलीज़ हुई थी। अल्लाह रखा एक फिल्म थी जैकी श्रॉफ की, अच्छी फिल्म थी वो रिलीज़ हुई थी 1986 में आज ही के दिन 15 अगस्त को। और आपको बता दूं कि सदा सुहागन एक फिल्म थी, वो रिलीज़ हुई थी
1986 में 15 अगस्त को। बचना ए हसीनो, रणबीर कपूर की फिल्म है एक, मुझे कभी पसंद नहीं आई वो फिल्म, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2013, मेरी ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है। और आपका एक और फिल्म थी, आपको बताऊँ, फिर वही रात, ये 2000 माफ़ कीजिएगा, ये 1980 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्में 15 अगस्त को आज तक रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी कल आपको पता ही होगा, जो 2025 की बात करें तो कुली रजनीकांत की और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 आई हैं। और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, मैं तो गया नहीं उन्हें देखने, ना मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ, सिनेमा हॉल में तो कम से कम मैं नहीं देखता हूँ ऐसी फिल्में। तो ये जो फिल्में हैं दोनों का रिस्पॉन्स ख़राब आ रहा है, अभी तक पब्लिक का मतलब प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, 15 अगस्त को कुछ लोग फिल्मी दुनिया के पैदा भी हुए थे और कुछ लोग दुनिया को छोड़ कर गए थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि खयाम, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे खयाम, उनकी वाइफ थी जिनका नाम था जगजीत कौर। साल 2021 में 15 अगस्त के दिन उनकी मौत हुई थी। और आपका बताएं कि एक हीरोइन थी, विद्या सिन्हा नाम है उनका, एक फिल्म है रजनीगंधा पुरानी, खूबसूरत हीरोइन थी, बड़ी खूबसूरत लगी है उसमें। एक उनकी फिल्म थी छोटी सी बात, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, छोटी सी बात। तो विद्या सिन्हा जी का देहांत हुआ था 2019 में 15 अगस्त के दिन। राखी जी, राखी गुलजार, हीरोइन हमारी पुराने ज़माने की, वो 1947 में जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, ठीक उसी दिन राखी जी पैदा हुई थी, यानी आज राखी जी का जन्मदिन है। एक म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे रामलाल, बहुत लोग नहीं जानते होंगे उन्हें, वो आज के दिन पैदा हुए थे 1922 में, जब तक तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी कि तब किसी को पता भी नहीं था कि हम कभी 15 अगस्त को एक नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और आपको बताएं, अज़ीज़ मिर्ज़ा, ये आपने नुक्कड़ नाटक देखा होगा, है ना, तो अज़ीज़ मिर्ज़ा और एक और हैं इनके भाई मिर्ज़ा ब्रदर्स, ये पैदा हुए थे। एक आपका अदनान सामी, जो कभी पाकिस्तानी हुआ करते थे, अब उनके पास भारत की नागरिकता है, वो भारतीय हो चुके हैं। वो 1971 में आज के दिन पैदा हुए थे, उनका जन्मदिन है। डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया 1948 में 58 में माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म हुआ था। सिंपल कपाड़िया जी जा चुकी हैं, लेकिन आज उनका जन्मदिन होता है। एक डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र वगैरह बनाई थी, और उनकी जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है वेकअप सिड, वो फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो उनका जन्मदिन आज के दिन होता है। एक डायरेक्टर थे प्रमोद चक्रवर्ती साहब, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाई हैं इन्होंने, मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र जी के साथ इन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है। वो आज के दिन पैदा हुए थे साल 1919 में, 1919 में, जब किसी को पता भी नहीं था कि 15 अगस्त हम कभी मनाया करेंगे। और आखिर में एक हैं, आखिर में नहीं, एक है मयूरी कांगो, ये एक एक्ट्रेस है, आपने एक फ़िल्म देखी होगी, मैंने टीवी पर खूब देखी, उसके गाने बड़े शानदार हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक फ़िल्म आई थी पापा कहते हैं, और उसका गाना है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, और भी इस फिल्म के बड़े क्लासिक गाने हैं। तो वो जो लड़की उसमें हीरोइन है मयूरी कांगो, आज उनका जन्मदिन होता है। ये 1981 में पैदा हुई थी। अब ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और टेक्निकल फील्ड में आ गई हैं। गूगल में एक बड़े ओहदे पर इन्होंने काम किया है, आजकल हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, या अभी भी वही हैं। और आखिर में एक हैं जो चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे पुरानी फिल्मों में, बाद में फिर एज एन एडल्ट भी कई फिल्मों में बतौर एक्टर नज़र आए, अब कम दिखते हैं, मास्टर राजू। पुरानी फिल्मों में बहुत नज़र आएंगे, आप गूगल पर सर्च मारिएगा मास्टर राजू, एक बच्चा पुरानी फिल्मों में होता था, बड़ा भोला सा लगता था। ये साहब, इनका जन्मदिन है मास्टर राजू, साल 1966 में 15 अगस्त के दिन पैदा हुए थे मुंबई में। तो ये वीडियो करते हैं ख़त्म भाई साहब, 30 मिनट का हो गया, मुझे तो लगता भी नहीं कोई यहाँ तक टिका हुआ, लेकिन अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, ज़रा देखे तो आप शौकीन हैं कि नहीं। बाकी यूट्यूब पर भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा अपने चैनल स्टोरीज़ बाय निज़ाम में, मेरे फेसबुक पर तो आप देख ही रहे हैं। और जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।